सबसे पहले बात करते हैं टीआई के एडिटोरियल की, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय की, जिसकी हेडलाइन है आइडियोलॉजी वट। राहुल गांधी कहते हैं सिर्फ कांग्रेस ही आरएसएस और बीजेपी से लड़ सकती है। उदयपुर में चिंतन शिविर के बाद राहुल गांधी ने कहा था, लेकिन पिछले चुनाव के नतीजे साबित नहीं करते राहुल गांधी का यह दावा। तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, आम आदमी पार्टी, बीजेपी जैसी पार्टियां कांग्रेस से काफी आगे निकल चुकी हैं। हिंदी भाषी राज्यों में भी कांग्रेस का जनाधार लगातार सिकुड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को तगड़ी चुनौती दे चुकी है तृणमूल कांग्रेस, और कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं। ओडिशा में बीजेपी को सत्ता से दूर रखे हुए है बीजेपी, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दी। राहुल गांधी की विचारधारा की दुहाई लोगों के गले उतरने वाली नहीं है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल, जिसमें राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए गए, राहुल गांधी के उस बयान पर सवाल खड़े किए गए जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से अगर कोई पार्टी लड़ सकती है तो वो है कांग्रेस। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल कहता है कि पिछले चुनाव के नतीजे बिल्कुल राहुल गांधी के दावे को साबित नहीं करते। तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, आम आदमी पार्टी, बीजेपी जैसी पार्टियां कांग्रेस से आगे हैं। हिंदी भाषी राज्यों में भी कांग्रेस का जनाधार लगातार सिकुड़ रहा है, और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को तगड़ी चुनौती दे चुकी है कई पार्टियां। मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में 6 को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल के क्रिस मेमोरियल स्कूल में हो रहा था धर्म परिवर्तन। वहां मौजूद लोगों को ईसाई बनाने की कोशिश की जा रही थी, और सूचना जैसे ही मिली पुलिस मौके पर पहुंच गई। फादर पॉल पॉलस, कामिनी पॉल, राजेश मालवीय, रिंकी मालवीय, स्कूल के निदेशक मनीष मैथ्यू और राहुल शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। रूस और यूक्रेन में जिस तरीके से जंग छिड़ी, उसके बाद भारत में कहा गया कि निर्यात बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन गेहूं के निर्यात पर पाबंदी के बाद कांडला में अफरा तफरी मच गई है। कच्छ जिले के दीनदयाल बंदरगाह में करीब 4 लाख टन गेहूं अटका हुआ है। आधे गेहूं से लदे 4 जहाजों को बंदरगाह छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई है। बंदरगाह के बाहर खड़े हैं गेहूं से लदे हुए करीब 4000 ट्रक। अकेले मध्य प्रदेश के व्यापारियों को बताया जा रहा है ये गेहूं मिस्र के लिए रवाना होने वाला 60,000 टन गेहूं भी फिलहाल रोक दिया गया, क्योंकि भारत सरकार ने निर्यात पर पाबंदी लगा दी। और उसके पीछे की वजह है कि जिस तरीके से वेदर डिस्टर्बेंस रहा, और इस बार कम बुआई होने की वजह से गेहूं का जितना उत्पादन हिंदुस्तान में होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, और इसलिए जो निर्यात ओपन किया गया था उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई। पाबंदी से पहले जहाजों में युद्ध स्तर पर गेहूं लादा जा रहा था, लेकिन अब जिनका गेहूं बंदरगाह पर रुका हुआ है उनके चेहरे पर परेशानी है। और भारत से गेहूं के निर्यात पर पाबंदी का वैश्विक बाजार पर भी एक बड़ा असर दिखाई दे रहा है। विश्व बाजार में गेहूं की कीमतों में अचानक 6% का इजाफा हुआ, 6% की तेजी देखी गई। घरेलू बाजार में विभिन्न राज्यों में गेहूं की कीमतें 4 से 8% तक घट गई। गेहूं की कीमत राजस्थान में 200 से 250 रुपए प्रति क्विंटल घट गई। पंजाब में 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल, उत्तर प्रदेश में 100 रुपए प्रति क्विंटल घट गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद विश्व में 60% गेहूं महंगा हो गया, और जिस तरीके से भारत कृषि प्रधान देश और गेहूं का उत्पादन काफी ज्यादा, भारत सरकार इसी अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहती थी और इसलिए निर्यात को खोला गया। लेकिन जिस तरीके से मौसम बदला, काफी गर्मी पड़ी, उससे उत्पादन प्रभावित होने की आशंका, और इस वजह से वर्तमान स्थिति में निर्यात पर रोक लगाई गई है। अफगानिस्तान में दूतावास बहाल करने के प्रयास में भारत, जल्दी अफगानिस्तान में शुरू हो सकता है भारतीय दूतावास। वरिष्ठ राजनयिकों की नियुक्ति के बगैर खुल सकता है दूतावास। इस सिलसिले में काबुल पहुंची सुरक्षा अधिकारियों की टीम जो मौका मुआयना कर रही है, और जिस तरीके से वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद सभी ने अपने दूतावासों को बंद कर दिया। दूतावास खोलने का मतलब तालिबान सरकार को मान्यता देना नहीं है, यह भी भारत की तरफ से कहा गया। चूंकि अफगानिस्तान
से भारत व्यापार भी करता है। काफी चीजें हैं, कहीं के ड्राई फ्रूट्स जो अफगानिस्तान से ही भारत में आते हैं। तो व्यापार लगातार जारी है। इस सब के बीच में तालिबान ने जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन किया, वहां कत्लेआम हुआ, सभी ने अपने दूतावासों को बंद कर दिया था। अब वहां धीरे धीरे दूतावास खोलने की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब भारत सरकार कह रही है कि बिल्कुल नहीं, कि तालिबान सरकार को मान्यता दे दी गई। राहुल गांधी के आइडियोलॉजी रिमार्क पर विपक्षी पार्टियां भड़क गई हैं। उदयपुर के चिंतन शिविर में राहुल के भाषण के बाद अब तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस बीजेपी की विचारधारा से कांग्रेस ही लड़ सकती है। झामुमो ने कहा वो राहुल गांधी का ये अपना आकलन है, उनके अपने विचार हैं, लेकिन उन्हें किसने दिया विचारधारा को परिभाषित करने का अधिकार? ये सवाल झामुमो की तरफ से खड़ा किया गया। दरअसल झारखंड में झामुमो और कांग्रेस गठबंधन की सरकार चल रही है। बिल्कुल इसी तरीके से राजद, द्रमुक, तृणमूल और आम आदमी पार्टी ने भी राहुल गांधी की आलोचना की। कोटा के एमबीएस अस्पताल में चूहे द्वारा मरीज की आंख उतरने का मामला सामने आया है। घटना पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है, यानी कि बिना किसी की शिकायत के खुद ही प्रसंज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने घटना को बेहद दुखद बताया है और कहा कि यह घटना निश्चित ही बेहद दर्दनाक और मानव अधिकारों का खुला हनन है। आयोग ने कोटा कलेक्टर, कोटा सीएमएचओ, एमबीएस अस्पताल अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। जस्टिस व्यास ने पूरे प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दिए। 24 मई को आयोग में प्रकरण की सुनवाई के दौरान तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए। दरअसल 28 साल की महिला रूपवती पिछले 46 दिन से एमबीएस अस्पताल के न्यूरो स्ट्रोक यूनिट में भर्ती है। महिला का पूरा शरीर पैरालाइज है और वो किसी हिस्से को ना हिला सकती है और ना ही वो बोल सकती है। महिला के पति ने बताया, सोमवार रात करीब 3 बजे महिला की दाई आंख की पलक को चूहों ने कुतर दिया है। और अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल वॉक द चिंतन। उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिन के चिंतन शिविर से कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। चिंतन शिविर में था कांग्रेस संगठन को दुरुस्त करने पर फोकस, लेकिन इस कवायद में कहीं पीछे छूट गया पार्टी में नेतृत्व का सवाल। राहुल गांधी ने कहा जनता के साथ कमजोर हो गया है कांग्रेस का संवाद, लेकिन कांग्रेस की रणनीतियां ही इसके लिए जिम्मेदार है। चिंतन शिविर से यही स्पष्ट हुआ कि राहुल के नियंत्रण में पार्टी है, क्योंकि जिस तरीके से लीड किया, जिस तरीके से भाषण हुआ, उसके बाद ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी के नियंत्रण में ही पार्टी है। लेकिन सवाल वो बहुत पीछे छूट गया कि आखिर अध्यक्ष कौन होगा। वहीं उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर पर इंडियन एक्सप्रेस में टिप्पणी हुई। राहुल गांधी का जनता के साथ पार्टी का संवाद बढ़ाने पर जोर है। कुछ सालों से जनता से कट गई है कांग्रेस की पार्टी। चिंतन शिविर में जनता के साथ जोड़ने के लिए कार्यक्रम, आंदोलन तय करने पर बात हुई। भारत जोड़ो यात्रा और रोजगार दो यात्रा निकालने की घोषणा भी की गई। जातीय गणित साधने के लिए सामाजिक न्याय सलाहकार परिषद, विभिन्न मुद्दों पर सर्वेक्षण के लिए पब्लिक इंसाइट कमेटी का गठन किया गया। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए बनेगा राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान। चुनाव की तैयारी के लिए चुनाव प्रबंधन समिति का गठन भी किया जाएगा। कांग्रेस की इन घोषणाओं का जमीन पर असर दिखना अभी बाकी है। वहीं अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में रविशंकर प्रसाद के लेख की। वो लिखते हैं कि अब राजद्रोह जैसे कानूनों पर लगाम कसने का समय आ गया है। कुछ सालों से राजद्रोह के मुद्दे पर विभाजित दिख रहा है देश। आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की अपील है ब्रिटिश काल के नियमों और कानूनों से पीछा छुड़ाने की देश को जरूरत है। हालांकि यह भी सच है कि मोदी के नेतृत्व में 1500 ब्रिटिश कानून अभी तक खत्म किए जा चुके हैं। काम में रुकावट बनने वाले करीब 25,000 नियम हटाए जा चुके हैं। नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की हिफाजत करना जरूरी, लेकिन क्या वाकई में राजद्रोह जैसे कानून को बीजेपी खत्म करेगी? क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी सरकार के लिए ये एक ऐसा कानून जिसके जरिए आवाज उठाने वालों को
नकेल कसी जा सकती। और अब बात करते हैं ड्रोन के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए सरकारी प्रोत्साहन की। सरकार ने कृषि क्षेत्र में की गई कई रियायतों की घोषणा। किसान ड्रोन के लिए सरकार की सब्सिडी देने की योजना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया ड्रोन एक्सपीरियंस स्टूडियो। नीति आयोग में ड्रोन एक्सपीरियंस स्टूडियो की स्थापना की गई है। इसके साथ ही ड्रोन शक्ति और किसान ड्रोन की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन कितनी सब्सिडी इस पर किसानों को मिलेगी? और जो 2 ड्रोन जिनका जिक्र किया जा रहा है, मसलन ड्रोन शक्ति और किसान ड्रोन, इनका खेती बाड़ी में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? मसलन क्या स्प्रे के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बीज रोपण के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मॉनिटरिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? किसान क्या इनको चलाने के लिए सक्षम होंगे? उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और कितनी सब्सिडी दी जाएगी? ये तमाम सवाल जो किसानों की जहन में और जिनका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। और अब बात करते हैं देश के उस प्रदेश की जो बाढ़ से परेशान है। बाढ़ की वजह से वहां त्राहिमाम है। 7 जिलों के करीब 57,000 लोग असम में सीधे बाढ़ से प्रभावित हुए। 15 राजस्व मंडलों में करीब 222 गांवों को बाढ़ से नुकसान हुआ है। बाढ़ में 10,321.44 हेक्टेयर खेतों की फसलें डूब गई है, बर्बाद हो गई। बाढ़ के कारण हुए हादसों में एक बच्चे सहित 3 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत कार्य लगातार जारी है। दिल्ली में सोमवार को होगा आतंकवाद विरोधी सम्मेलन। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ से जुड़े विशेषज्ञों का यह सम्मेलन है, जिसमें भारत होगा, पाकिस्तान होगा, अन्य देशों की काउंटर टेरर एक्सपर्ट शामिल होंगे। आतंकवाद की चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे एक्सपर्ट। सूत्रों के मुताबिक सम्मेलन में अफगानिस्तान पर फोकस रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वहां तालिबान की सरकार आई और तालिबान का सरकार आने के बाद एक बार फिर से आतंकवाद वहां पनपने लगा है, उसको लेकर फोकस रहेगा। मानकर चल सकते हैं पाकिस्तान पर भी फोकस होगा। एक बार फिर से रुक गई हेलीकॉप्टर प्रोवाइडर पवन हंस की बिक्री। बोली लगाने वाली कंपनियों में एक के खिलाफ मुकदमा लंबित है। कैमेन आइलैंड स्थित अल्मस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड यानी कि AGOF स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की प्रमुख भागीदार जिसने बोली लगाई है। NCLT के कोलकाता बेंच में अलसम के खिलाफ आदेश जारी है। कंपनी के कानूनी मुकदमे में फंसने से पवन हंस की बिक्री एक बार फिर से टल गई। 3 बार पहले भी रुक चुकी है पवन हंस की बिक्री। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुलाएंगे सर्वदलीय सम्मेलन। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। नीतीश कुमार को सहयोगी बीजेपी की आपत्तियों की परवाह नहीं है। उप मुख्यमंत्री बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद की मौजूदगी में घोषणा की गई। नेता विपक्ष तेजस्वी इस मुद्दे पर कर चुके हैं नीतीश के साथ पहले ही मुलाकात। बुद्ध जयंती समारोह के मौके पर पत्रकारों से बात कर रही थी नीतीश कुमार और मानकर चलिए इसके बाद 2024 और 2023 के लिए नीतीश कुमार एक बार फिर से कमर कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी आरएसएस से कांग्रेस ही लड़ सकती है, क्षेत्रीय पार्टियां नहीं, राहुल गांधी ने चिंतन शिविर के दौरान अपने भाषण में बयान दिया और अब इसकी तमाम पार्टियां जमकर आलोचना कर रही हैं। राजद और जदस ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। जदस नेता HD कुमारस्वामी ने कहा राहुल को नहीं भूलना चाहिए, क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन से कांग्रेस ने 10 साल तक सरकार चलाई है, यूपीए की सरकार चलाई है। राजद प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने कहा क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा मजबूत हैं, इस समय कई राज्यों में कांग्रेस का अस्तित्व तक नहीं।